वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव और द्रव्य तरंगे। और इसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में तरंग सिद्धांत की असमर्थता, यानी कि फेलियर ऑफ वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को हमने डेरिवेट करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। और प्रकाश विद्युत प्रभाव के इसके जितने भी एक्सपेरिमेंट आए थे, इसकी जो तीव्रता है, इसकी गतिज ऊर्जा है और जो इसका निरोधी विभव वेग, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। और तरंग सिद्धांत की असमर्थता किस प्रकार रही है, जो विद्युत चुंबकीय तरंग के अकॉर्डिंग हम लोग जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है इसको पढ़ेंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विद्युत प्रभाव किस प्रकार से जो है वर्क कर रहा है। और इसके अंदर जो आज हमारा एक नंबर टॉपिक है वो है प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की प्रकाश पर निर्भरता। यानी कि जो प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन है उनकी गतिज ऊर्जा है वो प्रकाश पर किस प्रकार से निर्भर हो रही है। तो हम देखते हैं इसको कि विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की असमर्थता देख रहे हैं। तो तरंग सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, यानी कि जब त्वरित आवेश होता है तब विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है। तो आवेश बार बार वेग बदल रहा है यदि, तो इस प्रकार से कुछ विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति होती है, कुछ इस प्रकार से चलती है। और इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं इसके अंदर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत जो है वो चलते रहते हैं। और देखेंगे हम इसके अंदर कि यदि अपने पास क्या हुआ कि कोई भी धातु है, इस धातु के ऊपर प्रकाश आपतित करवाया जाता है, तो प्रकाश आपतित करवाने पर क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉनों पर क्या होता है कि इनको एक कुछ ऊर्जा प्राप्त हुई है। तो इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार जो है ये विद्युत क्षेत्र में गति कर रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र का जो आयाम यदि हम बात करते हैं, ये आयाम जो होता है ये चीज़ वो E0 है। आयाम यानी कि माध्य स्थिति से जो अधिकतम विस्थापन होता है तरंग का आयाम, तो ये इसकी माध्य स्थिति है, अधिकतम विस्थापन ये E0 ले लिया हमने। तो ये जो है इसका विद्युत क्षेत्र का जो है हमने आयाम ले लिया है, E0 है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण का। तो जब धातु पर प्रकाश आपतित करवाया जाता है तो विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर एक बल लगता है, एक आवर्ती बल कार्यरत होता है। और जो इसकी तीव्रता होती है I समानुपाती E0 स्क्वायर होती है। यानी कि इसकी तीव्रता का जो तरंग की जो विद्युत क्षेत्र है उसका जो आयाम है E0 स्क्वायर, उसके समानुपाती आ रही है तरंग की तीव्रता। तो इस प्रकार से इसके ऊपर एक विद्युत बल कार्य करता है, F इज इक्वल टू E0। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से इसके ऊपर एक बल कार्य करता है कि यदि तीव्रता को बढ़ाया जाएगा तो E0 स्क्वायर बढ़ेगा, तो जिससे क्या होगा इसका त्वरण भी बढ़ जाता है। इसके ऊपर जो बल लग रहा है वो भी बढ़ेगा, त्वरण भी बढ़ जाएगा, जिसके कारण गतिज ऊर्जा भी परिवर्तित हो जाएगी। तो यानी कि तीव्रता में परिवर्तन करने पर इसका त्वरण और गतिज ऊर्जा प्रभावित हो रही है। परंतु वास्तविक जो प्रायोगिक प्रकाश विद्युत प्रभाव है इसका प्रायोगिक परिणाम क्या है, इसके तथ्य क्या कहते हैं कि जो तीव्रता गतिज ऊर्जा है वो तीव्रता के ऊपर निर्भर ही नहीं करती है। परंतु इससे हमने देखा तरंग सिद्धांत के अनुसार तो जो तीव्रता है वो गतिज ऊर्जा पर निर्भर कर रही है। परंतु वास्तविक प्रयोगों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर यह हम पढ़ भी चुके हैं कि जो गतिज ऊर्जा है वो तीव्रता के ऊपर किसी भी प्रकार से निर्भर नहीं करती है। तो फिर इसका नेक्स्ट है, यानी कि 2 नंबर इसका जो तथ्य है वो क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की प्रकाश तरंग आवृत्ति पर निर्भरता, कि आवृत्ति के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन है किस प्रकार से वो डिपेंड कर रहा है। तो तरंग सिद्धांत क्या कहता है कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना है, यानी कि
प्रकाश आपतित करवाया धातु पर, तो इससे किसी निश्चित आवर्ती ऊर्जा का, तो अपने पास इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं यहाँ से। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना है। तो तरंग सिद्धांत यह कहता है कि धातु के ऊपर यदि प्रकाश आपतित करवाया जाता है तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने चाहिए, चाहे जो प्रकाश है वो किसी भी आवृत्ति का क्यों ना हो। तो जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना है वो प्रत्येक आवृत्ति के ऊपर होनी चाहिए। यानी कि यदि तीव्रता उच्च होगी प्रकाश की, तो उच्च तीव्रता होने पर इलेक्ट्रॉनों को एक पर्याप्त ऊर्जा का प्रकाश प्राप्त होगा, जिससे ये उसको प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना प्रारंभ हो जाएगी। परंतु प्रैक्टिकली जो प्रायोगिक तथ्य है वो क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव में हमने पढ़ा था कि यदि देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश होगा तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की घटना नहीं होगी, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना नहीं हो पाएगी, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी ही क्यों ना हो। परंतु जो तरंग सिद्धांत है वो यह कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है वो प्रत्येक आवृत्ति पर होना चाहिए। प्रकाश की आवृत्ति कुछ भी क्यों ना हो, उसके ऊपर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना होनी चाहिए, ताकि इसके अनुसार तीव्रता अधिक होगी और अधिक तीव्रता के प्रकाश को इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऊर्जा अधिक हो, जिससे ये उत्सर्जित होने लग जाते हैं। परंतु प्रैक्टिकली जो है वो ऐसा नहीं होता। यदि प्रकाश जो है आपतित प्रकाश देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का होगा तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना नहीं हो पाएगी, चाहे उस आपतित प्रकाश की आवृत्ति कितनी ही क्यों ना हो। उसके बाद 3 नंबर इसका तथ्य आता है पॉइंट, काल पश्चता या समय पश्चता। काल पश्चता या समय पश्चता। तो तरंग सिद्धांत क्या कहता है कि तरंग सिद्धांत के अनुसार किसी धातु की सतह के ऊपर प्रकाश आपतित करवाया जा रहा है और यदि उस आपतित प्रकाश की तीव्रता यदि कम होती है तो तीव्रता कम होने पर क्या होगा कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ ना कुछ समय लग जाएगा उनको, कि पहले यदि इसकी तीव्रता कम है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करेंगे, ऊर्जा ग्रहण करके, और जब उनको एक पर्याप्त ऊर्जा मिल जाएगी और उस पर्याप्त जो ऊर्जा को ये प्राप्त करके कुछ समय के बाद उत्सर्जित होना प्रारंभ होंगे, यानी कि ये कुछ ना कुछ समय लग जाएगा। और तरंग सिद्धांत के अनुसार यह समय कुछ घंटों में भी हो सकता है कि यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता कम है और तीव्रता कम है तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पड़े हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित तभी होंगे यदि उनको एक पर्याप्त ऊर्जा मिलेगी। तीव्रता कम है तो इनको पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पा रही है और कंटिन्यू कुछ दूरी तक प्रकाश आपतित हो रहा है कम तीव्रता का और इनको ऊर्जा मिल रही है। जब इनको पर्याप्त ऊर्जा मिल जाएगी और उस ऊर्जा को प्राप्त करके उसके बाद प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने स्टार्ट होंगे। परंतु प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक तथ्य कहते हैं कि यदि आप लोग एक निश्चित ऊर्जा आवर्ती का प्रकाश इसके ऊपर आपतित करवा रहे हो तो जैसे ही प्रकाश आपतित करवाया तुरंत प्रभाव से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना स्टार्ट हो जाते हैं। समय पश्चता, काल पश्चता बिल्कुल भी नहीं होती, बिल्कुल भी समय नहीं लगता और यह समय 10⁻⁹ सेकंड या इससे कम भी हो सकता है। इतने ही या इससे कम समय के अंदर, बहुत नगण्य समय के अंदर जैसे ही प्रकाश आपतित करवाया तुरंत प्रभाव से इलेक्ट्रॉन इस धातु से उत्सर्जित हो जाते हैं, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना होने लग जाती है। परंतु तरंग सिद्धांत कहता है कि आपतित प्रकाश करवाओगे, तीव्रता कम है, ऊर्जा मिलेगी और जब ऊर्जा पर्याप्त हो जाएगी और कुछ समय बाद इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित होंगे। परंतु रियलिटी में ऐसा नहीं होता। जैसे ही प्रकाश आपतित करवाया तुरंत प्रभाव से इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित होने लग जाते हैं। समय पश्चता, काल पश्चता प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में बिल्कुल भी नहीं होती है। फिर 4 नंबर पॉइंट देखते हैं इसका कि प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का प्रकाश आवृत्ति पर निर्भरता, यानी कि गतिज ऊर्जा जो है प्रकाश की आवृत्ति पर किस प्रकार से निर्भर करती है। तो जो तरंग सिद्धांत है, तरंग सिद्धांत यह कहता है
कि जो प्रकाशीय इलेक्ट्रॉनों की आवर्ती है वो गतिज ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है, यानी कि गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों की और आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है उसमें किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं होता। आवृत्ति कितनी भी हो, गतिज ऊर्जा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परंतु जो प्रायोगिक तथ्य है, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है इसकी प्रकाश विद्युत प्रभाव की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, वो यह कहते हैं कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाया जाता है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। यदि आवृत्ति को कम किया जाएगा तो अधिकतम गतिज ऊर्जा भी कम हो जाती है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है प्रकाश विद्युत प्रभाव के अकॉर्डिंग, प्रायोगिक तथ्यों के अकॉर्डिंग। परंतु तरंग सिद्धांत के अकॉर्डिंग यह पता चलता है कि जो गतिज ऊर्जा है वो प्रकाश की आवृत्ति पर किसी प्रकार से निर्भर नहीं कर रही है। तो इस प्रकार से जो तरंग सिद्धांत है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में असमर्थ रहा। इस प्रकार से ये 4 असमर्थता हमने पढ़ी है, 4 पॉइंट पढ़ी है। इससे हमें पता चलता है कि तरंग सिद्धांत जो है वो सही ढंग से, सही तरीके से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में असमर्थ है, ढंग से उसको क्लियरफाई नहीं कर पाता है। और जो हमने देखा इनको प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग प्रैक्टिकली भी हमने पढ़ा है इसको, तो उसके अकॉर्डिंग और इससे हमने कंपैरिजन की तो तरंग सिद्धांत जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में असमर्थ रहा। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है फोटोन, यानी कि फोटोन की अवधारणा। फोटोन की अवधारणा, फोटोन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन। तो फोटोन के बारे में पढ़ेंगे। तो फोटोन होता क्या है, सबसे देखते हैं हम पहले फोटोन होता क्या है। कि जब कोई भी एक पिंड है, किसी भी पिंड से ऊर्जा या तो उत्सर्जित हो रही है या फिर वो ऊर्जा अवशोषित कर रहा है, कि किसी भी पिंड से ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है या फिर वो अवशोषित कर रहा है। तो जो ऊर्जा अवशोषित हो रही है या फिर उत्सर्जित हो रही है तो वो किसी ना किसी रूप में होती है, यानी कि वो किसी पैकेट्स के रूप में होती है। ये बताया था प्लांक नाम के एक साइंटिस्ट ने। प्लांक ने ये बताया था कि किसी भी पिंड से, स्रोत से जो ऊर्जा है वो उत्सर्जित होती है या फिर अवशोषित होती है तो वो बंडल्स के रूप में, पैकेट के रूप में अवशोषित या उत्सर्जित होती है। इन्हीं बंडल को क्वांटा कहा गया, इन्हीं बंडल को क्वांटा नाम दिया गया और इन्हें ही अब हम लोग फोटोन कहते हैं। तो ये फोटोन होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल बात करें हम, कोई भी स्रोत है, जैसे एक सूर्य है, सूर्य से प्रकाश आ रहा है तो वो प्रकाश जो है बंडल्स के रूप में आता है, पैकेट्स के रूप में आता है। उन्हीं बंडल को या पैकेट को हम क्वांटा या फिर फोटोन कहते हैं। ये प्लांक ने बताया था कि कोई भी पिंड है या तो वो ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है या फिर ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है, तो वो पैकेट्स के रूप में, बंडल के रूप में ऊर्जा लेता है या उत्सर्जित करता है। इन्हीं पैकेट बंडल को क्वांटा कहते हैं या फिर इन्हें ही हम लोग फोटोन कहते हैं। फोटोन के कुछ गुण हैं, इनके इस आधार पर समझा जा सकता है कि निर्वात के अंदर जो फोटोन की चाल होती है वो प्रकाश के वेग से ही चलता है, जिसका मान c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये प्रकाश का वेग होता है जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि निर्वात के अंदर जो फोटोन की चाल होती है वो प्रकाश के वेग से ही गतिमान होता है, प्रकाश की चाल से ही चलता है, जिसका मान इतना होता है। 2 नंबर पॉइंट है इसका कि जो फोटोन होता है, फोटोन की ऊर्जा और संवेग जो है वो नियत रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जो इसकी ऊर्जा है, प्लांक ने बताया कि जो ऊर्जा होती है फोटोन की वो आवर्ती के, प्रकाश की आवर्ती के समानुपाती होती है, ई समानुपाती न्यू। यदि हम समानुपाती हटाते हैं तो h आ जाता है। h यहाँ पर एक नियतांक होता है जिसे हम प्लांक नियतांक कहते हैं, प्लांक कांस्टेंट कहते हैं, जिसका मान होता है 6.632 × 10⁻⁻34 जूल × सेकेंड।
यानी कि इसकी जो ऊर्जा है वो प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है, और समानुपाती को हटाया तो h आ जाता है। h यहाँ पर एक कांस्टेंट है, नियतांक है, जिसे प्लांक नियतांक कहते हैं, और जिसका मान 6.632 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है। तो इस यदि हम देखें न्यू इज इक्वल टू होता है c अपॉन लैम्डा। c प्रकाश का वेग है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य और न्यू आवर्ती। आवर्ती और तरंग दैर्ध्य में ये रिलेशन होता है कि न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा, और यहाँ पर वैल्यू रखें तो E इज इक्वल टू एच, न्यू की जगह c अपॉन लैम्डा। तो E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, ये जो है इसकी ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। और संवेग देखें यदि, तो संवेग होता है P इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। तो ये P इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा इसका संवेग होता है, जिसको हमने इस प्रकार से देखा है। तो ये इसकी ऊर्जा और जो संवेग है ये अपरिवर्तित रहते हैं, जिनकी वैल्यू को हमने इस प्रकार से निकाला है। इस प्रकार से फोटोन की ये ऊर्जा होती है और ये फोटोन का संवेग होता है। 3 नंबर नेक्स्ट जो है इसका पॉइंट है कि क्या इसका गुणधर्म है कि जो फोटोन होता है यदि ये किसी द्रव्यमान वाले कण से टकराता है, फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि जो फोटोन है वो किसी इलेक्ट्रॉन से टक्कर कर गया है, इलेक्ट्रॉन से टकरा गया है, तो टकराने पर इसका संवेग और ऊर्जा संरक्षित रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कुल ऊर्जा और कुल संवेग, जो संवेग है वो टक्कर में संरक्षित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, नो चेंज रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, परंतु जब फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराया है तो ये इससे टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन से ये अवशोषित भी हो सकता है, टकराने के बाद ये डिवाइड हो करके जो है एक नया फोटोन भी सृजित हो सकता है, एक नया फोटोन भी बन सकता है। दोनों ही बातें हो सकती है। हो सकता है ये इससे अवशोषित हो जाए, हो सकता है टकराने के बाद एक नए फोटोन का निर्माण हो जाए, टूट जाए तो एक नया फोटोन भी बन सकता है। परंतु जो इसकी कुल ऊर्जा है और जो कुल संवेग है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो संरक्षित रहेगा। और फिर आगे देखते हैं कि जो फोटोन होते हैं वो विद्युत उदासीन होते हैं, यानी कि इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। ये एक ऊर्जा का पैकेट होता है, ऊर्जा का एक बंडल होता है, ये एक विद्युत उदासीन होता है। इसलिए ये विद्युत और चुंबकीय दोनों ही क्षेत्रों से प्रभावित नहीं होता है, इनसे कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर नेक्स्ट 5 नंबर पॉइंट देखते हैं, इसका गुणधर्म है कि यदि जो आपतित प्रकाश है उसकी तीव्रता को बढ़ाया जाता है, तो किसी आवृत्ति का प्रकाश आपतित हो रहा है, प्रकाश आ रहा है, उस जो आवृत्ति के प्रकाश की जो तीव्रता है वो बढ़ा दी जाती है, तो फोटोनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, परंतु जो ऊर्जा है वो यथावत रहती है, इसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि तीव्रता बढ़ाएंगे प्रकाश की, तीव्रता बढ़ाने पर फोटोनों की संख्या में वृद्धि हो सकती है, उनकी संख्या बढ़ जाती है, परंतु जो फोटोन की ऊर्जा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट 6 नंबर पॉइंट देखते हैं इसका गुण कि फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, 0 होता है। ये कंसेप्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि m इज इक्वल टू m0 अपॉन 1 माइनस अंडर रूट v² अपॉन c² होता है। आइंस्टीन की रिलेटिविटी की जो थ्योरी है, यानी कि अपेक्षिकता का सिद्धांत है, वो ये होता है। तो ये रिलेटिविटी थ्योरी है, अपेक्षिकता का सिद्धांत है आइंस्टीन का। इसके अकॉर्डिंग हमने पहले भी देखा था, ये साइक्लोट्रॉन में भी आ चुका है, आवेश के गुणधर्म में भी आ चुका है। तो ये कई जगह हमने इसको पहले पढ़ लिया है इस टॉपिक को। तो देखें कि फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। कैसे होता है वो देखते हैं। m तो है फोटोन का गतिशील अवस्था में द्रव्यमान, ये है गतिशील अवस्था में द्रव्यमान, और जो m0 है ये विराम अवस्था में द्रव्यमान है। v तो है फोटोन का वेग, और जो c होगा वो प्रकाश का वेग है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो कि c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और हमने पढ़ा है कि जो फोटोन होता है उसकी चाल जो होती है वो हम पढ़ चुके हैं निर्वात में भी, ये प्रकाश के वेग से चलता है।
यानी कि जो v है ये फोटोन का वेग है, तो इसका जो वेग है वो प्रकाश के वेग के बराबर हो गया, यानी कि v की वैल्यू जो है वो c के इक्वल हो चुकी है। तो क्या इक्वेशन बनेगी, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्र अपॉन वी स्क्र लिख लिया हमने, क्योंकि v और c इक्वल हो चुके हैं, क्योंकि जो फोटोन है वो प्रकाश के वेग से ही गतिमान होता है। तो ये कट के एक आया तो ये नीचे 0 बन गया, यानी कि m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन 0। हमें m नॉट की वैल्यू चाहिए तो m इंटू 0, तो m नॉट की वैल्यू 0 आई। m नॉट यहाँ पर क्या था, फोटोन का विराम द्रव्यमान था, जो कि शून्य होता है। क्यों होता है वो हमने देखा, क्योंकि फोटोन जो है वो प्रकाश के वेग से गति करता है, और आइंस्टीन का अपेक्षिकता का सिद्धांत, रिलेटिविटी थ्योरी, वो ये है। तो v और c इक्वल हो जाते हैं, तो ये जो है 0 आया, तो m नॉट की वैल्यू 0 आई। तो इस प्रकार से फोटोन का विराम अवस्था में जो द्रव्यमान है वो 0 होता है, शून्य होता है। तो इस प्रकार से ये फोटोन की कुछ कंसेप्ट थे जो कि हमने देखे हैं, इसके महत्वपूर्ण तथ्य थे। इस प्रकार से फोटोन को जो हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं हम लोग, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण, और इसके द्वारा जो प्रकाश विद्युत प्रभाव को जो हमने देखा उसका स्पष्टीकरण देखेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव इसके अकॉर्डिंग मैच हो रहा है, या ये समीकरण उसके अकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही, डिपेंड हो रही है या नहीं हो रही। तो आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। तो आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण देखेंगे, फिर उस समीकरण से हम लोग देखेंगे कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव से किस प्रकार से उसका स्पष्टीकरण हो पा रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमने पहले पढ़ा है कि ये कोई धातु है, इस धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। यदि इसको एक निश्चित ऊर्जा या आवर्ती का प्रकाश आपतित करवाया जाए, यानी कि ऊर्जा तो कार्यफलन और आवर्ती देहली आवर्ती होनी चाहिए। देहली आवर्ती वह आवर्ती होती है कि जिस आवर्ती का प्रकाश दें उसको प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन सतह के ऊपर आ जाता है, आगे गति नहीं करता, अंदर से निकल के केवल सतह के ऊपर आएगा। और ऊर्जा यानी कि कार्यफलन, तो वह ऊर्जा होती है कार्यफलन जो इस धातु को देने पर इस धातु के इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर निकलकर इसकी सतह पर आकर बैठ जाते हैं। तो ये जो है कार्यफलन कहलाता है। तो आगे देखें हम लोग कि हमें ने इसको एक निश्चित ऊर्जा या आवर्ती का प्रकाश दिया है, तो या फिर ऊर्जा को और बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन गति करने लग जाते हैं। तो यानी कि इस धातु को जो हमने ऊर्जा दी है वो ऊर्जा 2 भागों में डिवाइड हो रही है। तो यानी कि इसकी जो कुल ऊर्जा है वो 2 भागों में डिवाइड हो रही है। एक तो कार्यफलन के रूप में, यानी कि φ0 के रूप में, कार्यफलन को φ0 लिखते हैं कि ऊर्जा देंगे तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को प्राप्त करके सतह के ऊपर आ जाता है। तो जो ऊर्जा दी है, जिसको प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन सतह के ऊपर आया है, उस ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। तो एक नंबर तो ऊर्जा कार्यफलन के रूप में वो विभाजित हुई, और दूसरी किस रूप से यूज हुई है कि और कार्यफलन से अधिक ऊर्जा दे देते हैं तो उस ऊर्जा को प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है, गतिशील अवस्था में आ जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। तो जो कुल ऊर्जा है वो 2 रूप से काम में आ रही है कि एक तो कार्यफलन के रूप में, यानी कि इलेक्ट्रॉन को धातु के अंदर से लेकर उसकी सतह तक लाने में, यानी कि कार्यफलन के रूप में यूज हो चुकी है। और दूसरा किस रूप में यूज हुई है, इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने में उसकी गतिज ऊर्जा के रूप में यूज हो चुकी है। यहाँ से देख रहे हैं हम लोग। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ से देखें कि मैक्सिमम E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, ये हम पढ़ चुके हैं प्लांक के नियम से। तो एच न्यू इज इक्वल टू φ0 प्लस के मैक्सिमम हो सकता है। यहाँ से हम यहाँ से के मैक्सिमम की वैल्यू निकालें तो एच न्यू माइनस φ0 इस प्रकार से बन जाएगा कि φ0 इधर आया तो माइनस का हो चुका है। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया, इसको इक्वेशन नंबर हमने 2 नाम दे दिया है। आगे देखें तो φ0 को हम लोग एच न्यू नोट भी लिख सकते हैं, क्योंकि कार्यफलन भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तो के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट।
तो के मैक्स इज इक्वल टू एच, यहाँ से कॉमन लिया तो न्यू माइनस न्यू नॉट बचेगा अंदर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया है, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। और के मैक्सिमम इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, यानी कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है। गतिज ऊर्जा अधिकतम तो इसका वेग भी अधिकतम होगा, तो ही गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। तो इसके लिख सकते हैं हम लोग हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दिया है। यदि जो निरोधी विभव है वो V0 है, तो जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी वो EV0, यानी कि V0 है तो EV0 होगी। तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं इक्वेशन 2 की जगह EV0 इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। इसको इक्वेशन नंबर हमने 5 नाम दे दिया है। रिपीट करते हैं कि किसी भी जो धातु को ऊर्जा दी जाती है तो ऊर्जा वो 2 रूप में इसमें यूज में आती है। एक तो इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिली, उस ऊर्जा को प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन धातु की सतह पर आ जाएगा, यानी कि कार्यफलन के रूप में ऊर्जा यूज हो चुकी है। और दूसरा इसका रूप हुआ कि और ऊर्जा और बढ़ाई, तो उस ऊर्जा को प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो ऊर्जा कार्यफलन से अधिक होनी चाहिए और उसकी आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। तो जिसको प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन गतिशील अवस्था में आ जाएगा, चलने लग जाता है। तो ऊर्जा 2 रूप में विभाजित हुई, एक तो कार्यफलन के रूप में और दूसरा इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने में उनकी गतिज ऊर्जा के रूप में। तो जो कुल ऊर्जा E है वो फाई नॉट प्लस के मैक्सिमम, तो कुल ऊर्जा इसकी इक्वल हुई। E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, तो हमने इसकी जगह एच न्यू लिखा है, बाकी सेम पढ़ा है। इसको इक्वेशन नंबर A1 नाम दे दिया हमने। फिर के मैक्सिमम निकाले तो फाई नॉट इधर जाएगा तो माइनस का होगा। फाई नॉट एक प्रकार की ऊर्जा, यानी कि कार्यफलन जो इलेक्ट्रॉनों को निष्कासित करने में काम आ रही है। तो इसको एच न्यू नॉट लिख सकते हैं, जिस प्रकार से ई था एच न्यू, तो फाई नॉट एच न्यू नॉट हो चुका है। तो हमने इसकी जगह एच न्यू नॉट लिख लिया है, तो इक्वेशन ये बन जाएगा, एच कॉमन आ रहा है तो न्यू माइनस न्यू नॉट। तो के मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम होता है, तो इसकी जगह ये लिखा इक्वेशन नंबर 4। यदि अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के लिए निरोधी विभव V0 है, तो हम इक्वेशन नंबर 2 को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जो कि इक्वेशन नंबर 5 बनी है। तो ये आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण है, तो इस प्रकार से कुछ प्राप्त होती है। ये तो आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण थी। इन प्रकाश विद्युत समीकरण जो है आइंस्टीन की, इससे देखते हैं कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो प्रयोग है वो उसका स्पष्टीकरण देखते हैं, किस प्रकार से उसके तथ्य इनसे मैच होते हैं या नहीं होते, उसको हम देखते हैं। तो 1 नंबर तथ्य हम देखें कि इक्वेशन नंबर जो 2 है, इससे हमें क्या पता चल रहा है। इससे पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा है वो इसकी आवृत्ति के ऊपर निर्भर कर रही है, न्यू के ऊपर निर्भर कर रही है, इसकी जो तीव्रता के ऊपर निर्भर नहीं कर रही। जो गतिज ऊर्जा है वो रैखिक रूप से उसकी आवृत्ति के साथ बदलती है, आवृत्ति के साथ परिवर्तित होती है, तीव्रता के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है। ये हम इक्वेशन नंबर 2 से देख पा रहे हैं। न्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है कि जो है काइनेटिक एनर्जी जो है इसकी ऊर्जा है वो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है। इंटेंसिटी तीव्रता का जिक्र नहीं हो रहा, इस पर निर्भर नहीं करती। और यही जो तथ्य है वो जो हम प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ चुके हैं उसके अंदर भी यही था कि जो गतिज ऊर्जा है वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, आवृत्ति के ऊपर निर्भर करती है। उसके बाद 2 नंबर पॉइंट देखते हैं हम लोग। इसी इक्वेशन से देखें हम लोग कि जो गतिज ऊर्जा वो तीव्रता के ऊपर निर्भर नहीं कर रही है, तीव्रता चाहे कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन यदि जो आवृत्ति है यहां से देख पाए वो देहली आवृत्ति से यदि कम होगी तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना नहीं होगी। यानी कि यदि तीव्रता कितनी भी क्यों ना कर दें, लेकिन जो इसकी आवृत्ति है फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस देन होगी, यानी कि देहली आवृत्ति से यदि कम होगी तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना नहीं हो पाएगी। और यही प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो प्रायोगिक तथ्य थे ये बात वही बोल रहे थे। और यहाँ जो हम देखें इसको आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण के अंदर, तो यहाँ से भी यही बात स्पष्ट हो रही है। तो यानी कि और यहाँ से ये भी पता चल पा रहा है हमें कि जिस धातु के लिए कार्यफलन अधिक है
उस धातु के लिए देहली आवर्ती भी अधिक होगी, क्योंकि H तो यहाँ पर कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक। तो यहाँ पर जो फाई है वो फाई नॉट है, वो न्यू नॉट पर डिपेंड कर रहा है। न्यू नॉट यहाँ पर देहली आवर्ती होती है कि यदि जिस धातु का कार्यफलन अधिक है उस धातु की देहली आवर्ती भी अधिक होगी, और जिस धातु का कार्यफलन कम होगा उस धातु की देहली आवर्ती भी कम होती है। तो ये भी जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो तथ्य है, प्रायोगिक तथ्य, उस पर डिपेंड हो रहा है इस प्रकार से। फिर हम 3 नंबर तथ्य देखें इसके अंदर, तो ये भी आता है कि जैसे ही हम लोगों ने एक देहली आवर्ती का, निश्चित आवर्ती का और ऊर्जा का प्रकाश आपतित करवाया धातु पर, तो तुरंत प्रभाव से जो इलेक्ट्रॉन है या तो वो शोषित हो रही हो या उत्सर्जन की जो भी घटना हो रही हो, तो इलेक्ट्रॉन तुरंत प्रभाव से जो है निकलने लग जाते हैं। समय पश्चाता बिल्कुल भी नहीं होती है। निश्चित ऊर्जा आवर्ती का प्रकाश डाल रहे हैं तो तुरंत प्रभाव से जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना होने लग जाती है, समय बिल्कुल भी नहीं होता है। और यही जो तथ्य है प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक तथ्य भी यही बात बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण है उससे जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव के तथ्यों से उसका स्पष्टीकरण कर पा रहे हैं।